तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर पीवाईक्यू सीरीज। माई सेल्फ दीक्षा। तो आज हम आपके लिए 2016 का पेपर लेकर आए हैं जिसमें हम पेपर कोड ई का डिस्कशन करने जा रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं फिजिक्स के पेपर के साथ। व्हाट इज क्वेश्चन 21? विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली कंपेयर्स द टू वेव्स? हमें दो वेव्स दी हुई है, इनको हमें कंपेयर करना है और फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है। सो first option is wave x has half the amplitude of wave y. Second option is wave x has twice the amplitude of wave y. Wave x has a lower frequency and longer wavelength than wave y. Wave x has a higher frequency and shorter wavelength than wave y. इन चारों में से हमें करेक्ट ऑप्शन चेक करना है। ठीक है। अगर हम दोनों वेव को कंपेयर करें तो अगर इनके एम्पलीट्यूड की बात करें तो एम्पलीट्यूड तो क्या है, दोनों का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट सेम है। ठीक है। अगर इसमें हम एक लाइन खींचे बीच में तो दोनों का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट सेम है। ठीक है। रेस्ट से दोनों का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हमारा सेम है। ठीक है। तो दोनों का एम्पलीट्यूड हमारा क्या होगा, सेम होगा। एम्पलीट्यूड हमारा दोनों वेव्स का सेम है क्योंकि दोनों का इक्विलिब्रियम पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट सेम है। ठीक है। अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 सेकंड में कितने ऑसिलेशन कंप्लीट होते हैं। तो अगर हम कंसिडर करें कि ये हमारे ऑसिलेशन 1 सेकंड में हुए हैं तो दोनों वेव्स को अगर हम कंपेयर करें तो इसकी जिस टाइम में इसकी 1.5 वेव कंप्लीट हो रही है उतनी देर में इसकी 1, 2, 3 वेव्स कंप्लीट हो रही है। ठीक है। ये 1 वेव, ये 2 वेव, ये 3 वेव, इसकी 3 वेव्स कंप्लीट हो रही है सेम टाइम में और इसकी 1.5 वेव कंप्लीट हो रही है। ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी हम कह सकते हैं इसमें नंबर ऑफ ऑसिलेशन यूनिट टाइम में ज़्यादा हो रहे हैं, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, हायर। वेव वाई की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, हायर, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, लोअर। ठीक है। अगर हम वेवलेंथ की बात करें, वेवलेंथ क्या होती है हमारी, वेवलेंथ होती है क्रेस्ट और क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस या ट्रफ एंड ट्रफ के बीच की डिस्टेंस। तो अगर हम फर्स्ट वाली वेव के क्रेस्ट की बात करें तो इसका क्रेस्ट ये है एंड दूसरा क्रेस्ट ये वाला है। क्रेस्ट एंड क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस कितनी गिवन है यहाँ पे, 1 मीटर। तो फर्स्ट वाली वेव के लिए यानी कि वेव एक्स के लिए लैम्डा कितना हो जाएगा, 1 मीटर। अच्छा, सेकेंड वेव की अगर हम बात करें, इसकी एक क्रेस्ट और दूसरे क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस कितनी है, इसका एक क्रेस्ट ये है, दूसरा क्रेस्ट ये है, उसके बीच की डिस्टेंस ये है जो कि इसकी जस्ट हाफ है, यानी कि 1/2 मीटर इसकी वेवलेंथ है। तो इसकी लैम्डा क्या हो जाएगी, 1/2 मीटर, यानी कि 0.5 मीटर। ठीक है। 0.5 मीटर इसकी वेवलेंथ होगी। ठीक है। तो हमें क्लियरली दिख रहा है फर्स्ट वाली वेव की, यानी कि वेव एक्स की वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू 1 मीटर है, वेव वाई की वेवलेंथ 0.5 मीटर है। तो फर्स्ट वाले की क्या है हमारी, लॉन्गर वेवलेंथ। वेव एक्स की वेवलेंथ क्या है, लॉन्गर है। ठीक है। ऐसे ही वेव वाई की क्या है, लोअर वेवलेंथ। ठीक है। हम चेक कर सकते हैं अब हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेव एक्स हैज हाफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव वाई, नहीं दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग होगा। वेव एक्स हैज ट्वाइस द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव वाई, नहीं ये भी हमारा रॉन्ग होगा क्योंकि दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है। वेव एक्स हैज लोअर फ्रिक्वेंसी, हमारी वेव एक्स की फ्रिक्वेंसी क्या है, हाँ हमारी लोअर फ्रिक्वेंसी है, तो ये तो हमारा करेक्ट है। अच्छा, आगे हम चेक करें, एंड लॉन्गर वेवलेंथ देन वेव वाई, हाँ हमारी वेव एक्स की लॉन्गर वेवलेंथ है एज कम्पेयर टू वेव वाई। ठीक है। वेव वाई की क्या, वेव वाई की तो क्या है लोअर वेवलेंथ, वेव एक्स की क्या है लॉन्गर वेवलेंथ है, तो हमारी वाई के कंपेरिजन में वेव एक्स की वेवलेंथ क्या है, लॉन्गर है, तो यही हमें गिवन है लॉन्गर वेवलेंथ देन वेव वाई। सो थर्ड ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। ठीक है। सो हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ग्राफ बिलो रिप्रेजेंट्स अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। ठीक है। सो हमें टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड फाइंड आउट करनी है। ठीक है। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड फाइंड आउट करनी है हमें। ठीक है। सो हम देखते हैं कि इसमें हमें ये ग्राफ गिवन है, t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 10 सेकेंड तक हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है।
t इज इक्वल टू 0 हमारा यहाँ पर है, 10 सेकेंड यहाँ पर है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की हमें ये फाइंड आउट करनी है। तो अगर हम बात करें तो ये हमारी 0 to 5 सेकेंड की अगर बात करें तो 0 to 5 सेकेंड में हमारा ग्राफ कौन सा है, ये है। 0 to 5 सेकेंड में हमारा ये ग्राफ है, ठीक है, और 5 to 10 सेकेंड में हमारा ये ग्राफ है, ठीक है, ठीक है। सो हमें कौन सा ग्राफ गिवन है, वेलोसिटी टाइम। सो वी नो दैट एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ gives displacement और distance। एरिया ऑफ वीटी ग्राफ हमें क्या देता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस, जब हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करते हैं, जो ओरिजिन वाली लाइन है उसके ऊपर की उसके ऊपर का जो एरिया होता है उसको पॉजिटिव लेते हैं, और जो नीचे नीचे ओरिजिन के नीचे जो लाइन होती है, ओरिजिन वाली लाइन के नीचे जो एरिया होता है, ये वाला तो जब हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना होता है तो हम ओरिजिन के ऊपर जो भी एरिया होता है उसको पॉजिटिव लेते हैं, और ओरिजिन के नीचे, ओरिजिन वाली लाइन के नीचे जो भी एरिया होता है उसको हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। लेकिन हमें क्योंकि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल फाइंड आउट करनी है तो डिस्टेंस के केस में हम जो ओरिजिन वाली लाइन के ऊपर एरिया होता है और जो ओरिजिन वाली लाइन के नीचे एरिया होता है उन सबको हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। तो हमें 0 to 10 सेकेंड तक फाइंड आउट करना है कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की गई है। तो हमें पता है कि एरिया ऑफ वीटी ग्राफ हमें डिस्टेंस भी देता है, तो हम क्या करेंगे 0 to 10 सेकेंड तक का एरिया निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 0 to 5 सेकेंड का एरिया निकालेंगे। तो ये हमारा क्लियरली हमें दिख रहा है ट्राइंगल बन रहा है। तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना गिवन है इसका, 0 to 5 है, ये 5 है हमारा, ठीक है, बेस हमारा 5 है एंड हमारी हाइट कितनी है 20। तो ये हमारे 0 to 5 सेकेंड तक का एरिया आ जाएगा। अगर 5 to 10 सेकेंड तक के एरिया की बात करें तो क्या होगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है इसका, 5 to 10 हम जा रहे हैं, यानी कि 10 - 5, 5 इसका बेस हो जाएगा। अच्छा, अगर हम हाइट की बात करें, हाइट क्या है, 0 to 20 जा रही है, तो इसकी हाइट भी 20 है। अच्छा, क्योंकि अब हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी थी इसलिए हमने दोनों एरियाज को पॉजिटिव लिया। लेकिन अगर हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी होती तो हम नीचे वाले एरिया को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। यहाँ पे हम प्लस की जगह माइनस साइन लेते हैं। लेकिन हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है इसलिए हम दोनों को पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। 2 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 टाइम्स 5 10 जा 50, 2 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 10 जा 50। सो टोटल डिस्टेंस विल बी 100 मीटर। सो थर्ड ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। क्लियर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। कंसिडर द क्लोज सर्किट represented below. How will the ammeter and voltmeter reading change if the bulb burn out? Both meters are ideal. ठीक है, तो हमें चेक करना है, हमें एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, इसमें अगर ये बल्ब हमें गिवन है, अगर ये बर्न आउट हो जाता है तो अमीटर की रीडिंग का और वोल्टमीटर की रीडिंग का क्या होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। सो जब बल्ब बर्न आउट होगा, यानी कि जब बल्ब का फिलामेंट ब्रेक होगा तो ये बर्न आउट हो जाएगा। जब ये बर्न आउट हो जाएगा तो ये पर्टिकुलर ब्रांच एक ओपन सर्किट बन जाएगी, तो इसके थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं होगा। यहाँ पर सर्किट बीच में से ब्रेक हो जाने की वजह से इस सर्किट में करंट ही फ्लो नहीं होगा, इसलिए अमीटर की रीडिंग डिक्रीज होकर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। अच्छा, अगर हम वोल्ट मीटर की रीडिंग की बात करें, अमीटर की रीडिंग तो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है, रीडिंग ऑफ अमीटर विल बी 0। अगर वोल्ट मीटर की रीडिंग की बात करें तो वोल्ट मीटर हमारा क्या है, बल्ब के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है। जब बल्ब बर्न आउट हो जाएगा तो यहाँ से हमारा सर्किट ब्रेक हो जाएगा, बट वोल्ट मीटर तो स्टिल कनेक्टेड है हमारा, ठीक है, वोल्ट मीटर हमारा स्टिल कनेक्टेड है। देखो ये हमारा स्टिल कनेक्टेड रहेगा बैटरी के बोथ टर्मिनल के साथ, ठीक है। ये हमारा सर्किट ब्रेक होने के बाद भी हमारा ये वोल्ट मीटर स्टिल कनेक्टेड रहेगा बैटरी के टर्मिनल के साथ। तो वोल्ट मीटर की जो रीडिंग रहेगी वो वही बैटरी के ईएमएफ के इक्वल होगी, यानी कि बैटरी का ईएमएफ क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टर्मिनल। जो बैटरी का ईएमएफ था वो क्या था, ये जो बैटरी है इसका ईएमएफ जो था वो क्या था, जो इसके टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। तो यही हमारी जो पहले रीडिंग थी वोल्ट मीटर की वो वही रहेगी, बिल्कुल चेंज नहीं होगी, क्योंकि हमारा वोल्ट मीटर स्टिल कनेक्टेड है। अब क्योंकि ये पैरेलल में कनेक्टेड होता है तो स्टिल ये हमारा
बैटरी के साथ कनेक्टेड रहेगा, यानी कि जो रीडिंग इसकी पहले आ रही थी वो अभी भी वही रीडिंग शो करेगा, यानी कि वोल्ट मीटर की रीडिंग में कोई चेंज नहीं आएगा, वोल्ट मीटर की रीडिंग हमारी बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। सो वी कैन से अमीटर रीडिंग विल बी जीरो। ठीक है, अमीटर की रीडिंग हमारी जीरो हो जाएगी, इस केस में भी जीरो है, लेकिन वोल्ट मीटर की रीडिंग का क्या हो रहा है, वोल्ट मीटर की रीडिंग हमारी एज इट इज है, वो चेंज नहीं हुई है। सो डज नॉट चेंज हमारा फोर्थ ऑप्शन में। सो फोर्थ ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। क्लियर? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। टू कॉन्सेंट्रिक करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल्स आर शोन इन फिगर। B1 is the magnitude of magnetic field due to bigger coil at its center. B2 is the magnitude of magnetic field due to smaller coil at its center, and B net is the magnitude of net magnetic field at the center of two concentric coils. Then match the following columns and choose correct option. ठीक है, हमें दो कॉइल्स दी हुई है। ठीक है, फर्स्ट वाली जो कॉइल है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमारा कितना है, सेंटर पर B1 है। ठीक है, और B2 किसकी वजह से, जो हमारी छोटी वाली कॉइल है उसकी वजह से हमारा क्या है, B2 मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, और नेट मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या है, B नेट है, जो कि किसके इक्वल होगा, B1 प्लस B2 के। तो हमें दो कॉलम्स दिए हुए हैं, हमें चेक करना है कि फर्स्ट वाले के लिए कौन सा PQRS में से कौन सा करेक्ट होगा और सेकंड वाले के लिए PQRS में से कौन सा करेक्ट होगा। तो हम पहले फर्स्ट वाले को रीड करते हैं। इफ B नेट लेस देन B1, अगर हमारा B नेट क्या है, लेस देन B1 है। ठीक है, एंड इट्स डायरेक्शन इज इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, B नेट की डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ऑफ B नेट क्या है, इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर क्या है हमारी, B नेट की डायरेक्शन है। ठीक है, ऑल्सो गिवन दैट B2 लेस देन B1 देन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन बिगर कॉइल एंड स्मॉलर कॉइल इज। ठीक है, और हमें B2 लेस देन B1 भी दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें क्लियरली दिख रहा है B नेट भी लेस देन B1 है, B2 भी लेस देन B1 है, यानी कि B नेट हमारा B1 से भी कम आ रहा है। B नेट जो है हमारा B1 B2 का वेक्टर सम वो B1 से भी कम आ रहा है। इसका मतलब B1 एंड B2 क्या होंगे, हमारे अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तभी तो B नेट की वैल्यू B1 एंड B2 से लेस आएगी। जब हमारे B1 एंड B2 दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तभी हमारे B नेट की वैल्यू B1 से भी कम आएगी। सो वी कैन से B1 एंड B2 विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, हमारे ये दोनों क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, अब ये अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो अब क्योंकि हमारा B नेट की डायरेक्शन कहाँ आ रही है, इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, तो ओवरऑल हमारा B1 बढ़ा है तो B1 को भी इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर होना होगा। ठीक है, B1 को कहाँ होना होगा, इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, तभी तो हमारी ओवरऑल जो B नेट आएगा वो भी हमारा इनसाइड प्लेन ऑफ पेपर होगा। ठीक है, B1 हमारा कहाँ होना होगा, इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, अब चूंकि मैंने बोला दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो B2 क्या होगा, आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। B2 हमारा होगा आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर होगा। तो अगर हम डायरेक्शन फाइंड आउट करें, हमें फाइंड आउट करना है कि इसमें करंट की डायरेक्शन कहाँ होगी। तो फर्स्ट वाला अगर हम चेक करें, फर्स्ट वाली कॉइल अगर हम चेक करें तो इसमें B1 हमारा कहाँ है, इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। तो हम इनसाइड राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करेंगे। इनसाइड प्लेन ऑफ पेपर हमारे थंब को हम एडजस्ट करेंगे, इनसाइड एडजस्ट कर रहे हैं अपने थंब को, तो हमारी फिंगर्स जो कर्ल्स होंगी वो किसकी डायरेक्शन को शो करेगी, करंट की डायरेक्शन को। तो हमारा करंट कहाँ आ रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट वाली सर्कुलर कॉइल के लिए करंट क्या होगा, ठीक है, करंट क्या होगा, I1। ये I1 है फर्स्ट वाली कॉइल के लिए, I1 क्या होगा, क्लॉकवाइज। ठीक है, और अगर दूसरी कॉइल की बात करें, छोटी वाली कॉइल की, तो छोटी वाली कॉइल का करंट कितना है, I2, और मैग्नेटिक फील्ड B2 है। तो B2 हमारा क्या है, आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। तो सो आउटसाइड हम क्या करेंगे, अपने थंब को एडजस्ट करेंगे, तो हमारी फिंगर्स कहाँ कर लोगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो B2 हमारा का क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसमें B2 में हमारे B2 मतलब जो छोटी वाली कॉइल है इसमें हमारे करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो आउटवर्ड डायरेक्शन में हम थंब को एडजस्ट करेंगे, तो हमारी फिंगर्स किस डायरेक्शन में कर लोगी, हमारी फिंगर्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर लोगी। तो हमें ये करंट कहाँ शो करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हम कह सकते हैं कि
बड़ी वाली जो कॉइल है उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड B1 है, तो करंट की डायरेक्शन हमारी क्या आई, क्लॉकवाइज। ठीक है, और जो छोटी वाली कॉइल है उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड हमारा कितना है, B2, करंट की डायरेक्शन हमारी क्या आई, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, सो हम चेक कर सकते हैं इसमें से ऑप्शन चेक कर सकते हैं हम, ऑप्शन कौन सा हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, फर्स्ट वाले के लिए हमारा I1 क्लॉकवाइज आ रहा है। ठीक है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट इन बिगर बिगर कॉइल एंड स्मॉलर कॉइल इज, हमें इलेक्ट्रिक करंट फाइंड आउट करना है, हमें इलेक्ट्रिक करंट फाइंड आउट करना है बिगर बिगर कॉइल एंड स्मॉलर कॉइल में हमारा इलेक्ट्रिक करंट किस डायरेक्शन में होगा। तो बिगर कॉइल में हमारा कहाँ आ रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, क्लॉकवाइज, एंड जो हमारी छोटी वाली कॉइल है उसमें हमारा एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, एंड एंटी क्लॉकवाइज रेस्पेक्टिवली। तो हमारा फर्स्ट वाले के लिए पी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अब हम सेकंड ऑप्शन का भी चेक करेंगे। ठीक है, सेकंड ऑप्शन का अब हम चेक करेंगे, हमें यही मेथड फिर से अप्लाई करना है सेकंड वाले ऑप्शन के लिए भी। ठीक है, ठीक है, सेकंड वाले में क्या गिवन है, हमें बी नेट ग्रेटर देन B1 है, बी नेट हमारा ग्रेटर देन B1 है। ठीक है, एंड इट्स डायरेक्शन इज इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, ऑल्सो गिवन दैट B2 लेस देन B1, B2 लेस देन B1 भी गिवन है हमें। ठीक है, बी नेट इस बार हमारा ग्रेटर देन B1 है, तो बी नेट हमें पता है क्या है, B1 प्लस B2, तो बी नेट हमारा ग्रेटर आ रहा है B1 से। ठीक है, बी नेट और B2 क्या आ रहा है, B2 लेस देन B1 आ रहा है, तो बी नेट अगर हमारा ग्रेटर देन B1 है, इसका मतलब B1 एंड B2 क्या होंगे, हमारे सेम डायरेक्शन में होंगे, B1 एंड B2 विल बी इन सेम डायरेक्शन, B1 एंड B2 क्या होंगे, हमारे सेम डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, अगर हमारे B1 B2 दोनों सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, B1 एंड B2 हमारे क्या है, सेम डायरेक्शन में, तो अगर बी नेट क्या है हमारा, बी नेट हमारा अभी भी इनसाइड दी प्लेन ऑफ पेपर है, बी नेट की डायरेक्शन क्या है, इनसाइड दी प्लेन ऑफ पेपर। तो ओवरऑल हमारा मैग्नेटिक फील्ड यानी कि बी नेट जो आ रहा है इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर आ रहा है। सो हमें पता है B1 एंड B2 दोनों सेम डायरेक्शन में, तो बी नेट के इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर आने के लिए B1 एंड B2 का भी हमारे इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर होना होगा, यानी कि B1 एंड B2 की डायरेक्शन भी क्या होगी, इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ B1 एंड B2। ठीक है, B1 एंड B2 की डायरेक्शन भी क्या होगी, इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, इनसाइड है दोनों की, तो अगर हम बड़ी वाली कॉइल के लिए, बिगर कॉइल के लिए कैलकुलेट करें इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर डायरेक्शन है B1 की, तो करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, सो I1 भी हमारा क्लॉकवाइज है। अच्छा, छोटी वाली कॉइल के लिए अगर हम चेक करें तो छोटी वाली कॉइल के लिए भी हमारा छोटी वाली कॉइल के लिए हमारा B2 भी क्या है, इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, तो इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर हम अपने थंब को एडजस्ट करेंगे तो हमारी फिंगर्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर लूँगी, तो इसके लिए भी हमारा करंट I2 क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, सो सेकंड ऑप्शन के लिए हमारा बोथ क्लॉकवाइज आएगा, तो सेकंड ऑप्शन के लिए हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड वाले पार्ट के लिए हमारा R करेक्ट होगा। ठीक है, फर्स्ट वाले के लिए हमारा P करेक्ट था, सेकंड वाले के लिए R। ठीक है, फर्स्ट वाले के लिए हमारा P करेक्ट था, सेकंड वाले के लिए R। ठीक है, सो फर्स्ट P सेकंड R, फर्स्ट ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। क्लियर? ठीक है, ये थोड़ा लॉजिक वाला क्वेश्चन था आपका, इसमें थोड़ा अच्छे से अगर हम ध्यान दें तभी फाइंड आउट कर सकते हैं डायरेक्शन को। ठीक है, बेसिकली इसमें हमें राइट एंड थंब रूल का ही यूज था। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। The resistivity of aluminum is twice that of copper and its density 1/3 that of copper. The ratio of the resistance of aluminum to copper wires having the same length and the same mass per unit length is। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है, रेसिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम इज ट्वाइस दैट ऑफ कॉपर। जो एल्यूमिनियम की रेसिस्टिविटी क्या होती है, एल्यूमिनियम की रेसिस्टिविटी कितनी है, ट्वाइस ऑफ कॉपर है।
कॉपर की रेसिस्टिविटी की ट्वाइस है। ऐसे ही डेंसिटी एल्यूमिनियम की क्या है, 1/3 ऑफ कॉपर, कॉपर की 1/3 है। ठीक है, हमें क्या गिवन है, हैविंग द सेम लेंथ, दोनों की लेंथ सेम है, यानी कि लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम एंड लेंथ ऑफ कॉपर वायर इज सेम, इसको हम एल कंसिडर कर लेते हैं। अच्छा, हमें सेम मास पर यूनिट लेंथ भी गिवन है, सेम लेंथ गिवन है, सेम मास पर यूनिट लेंथ, वी हैव गिवन दैट सेम मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ क्या होता है हमारा, सेम मास पर यूनिट लेंथ। मास क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ ये होती है, तो एल्यूमिनियम की, इधर एल्यूमिनियम की लेंथ लेंगे, वो दोनों की सेम है मास पर यूनिट लेंथ, ये कॉपर की, ठीक है, मास पर यूनिट लेंथ दोनों का सेम है। अब हमें पता है कि लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम लेंथ ऑफ कॉपर सेम है, तो इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, एम ए एल अपॉन एल कर सकते हैं, एम सी यू अपॉन एल कर सकते हैं, एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मास ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू मास ऑफ कॉपर हमारा आ गया, मास ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू मास ऑफ कॉपर हमारा आ चुका है। ठीक है, अब आगे अगर हम कैलकुलेट करें, हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेसिस्टेंस, द रेशो ऑफ द रेसिस्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम ऑफ कॉपर वायर। ठीक है, द रेशो ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम टू कॉपर वायर, रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टेंस हमारा होता है R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ठीक है, वी नो दैट D इज इक्वल टू क्या होता है, M अपॉन V। ठीक है, तो M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, DV हो जाएगा। ठीक है, और V हमारा क्या होता है, V हमारा क्या वॉल्यूम है, D इज इक्वल टू डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। वॉल्यूम हमारा क्या होता है, AL, एरिया इंटू लेंथ। ठीक है, तो ठीक है, ये हमारी मास की वैल्यू हो जाएगी, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू लेंथ। इससे अगर हम ए की वैल्यू फाइंड आउट करें, अगर हम इससे एरिया की वैल्यू फाइंड आउट करें, तो एम अपॉन डी एल आ जाएगी, एरिया की वैल्यू, एरिया की वैल्यू क्या आएगी हमारी, एम अपॉन डी एल। ठीक है, अगर हम इसका यूज़ करेंगे, ठीक है, हमें पता चल गया है कि दोनों का मास सेम है, दोनों की लेंथ सेम है, ये हमें गिवन है। ठीक है, हमारी एरिया की वैल्यू क्या आई, एम अपॉन एल, इसको अब हम इसमें पुट करेंगे, एरिया की वैल्यू, आर हमारा रो एल अपॉन ए था, रो एल का एल है ना, एरिया हमारा कितना आया, एम अपॉन डी एल। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, रो डी ऊपर चला जाएगा, डी एल स्क्वायर अपॉन एम। ठीक है, ठीक है, अब हमें पता है दोनों का मास सेम है एल्यूमिनियम का। अगर हम रेशो निकालेंगे एल्यूमिनियम टू कॉपर, रेसिस्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम टू रेसिस्टेंस ऑफ कॉपर, ठीक है, तो रो आएगा इसमें डी, लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम आएगी उसका स्क्वायर, मास ऑफ एल्यूमिनियम आएगा, इधर फिर से रो डेंसिटी। अच्छा, ये रो किसका लेंगे, इधर रो इधर एल्यूमिनियम का लेंगे, डेंसिटी भी इधर एल्यूमिनियम की लेंगे, ऐसे इधर रो कॉपर का लेंगे, डेंसिटी कॉपर की लेंगे, और लेंथ किसकी लेंगे, कॉपर की लेंगे, मास कॉपर का लेंगे। ठीक है, अब हमें पता है कि एम ए एल इज इक्वल टू एम सी यू है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसे ही लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू लेंथ ऑफ कॉपर है, तो ये दोनों लेंथ सेम है, तो ये स्क्वायर लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम का स्क्वायर लेंथ ऑफ कॉपर के स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा क्या बचेगा, रो एल्यूमिनियम, डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन रो कॉपर, डेंसिटी ऑफ कॉपर। ठीक है, ठीक है, अब हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं। रो एल्यूमिनियम हमें कितना गिवन है, रो एल्यूमिनियम हमें गिवन है, यहाँ मैं पुट करके दिखाती हूँ आपको, रो एल्यूमिनियम हमें गिवन है ट्वाइस ऑफ रो सी यू। ठीक है, एक मिनट यहाँ पुट कर देती हूँ, इसको अगर हम पुट करें तो रो एल्यूमिनियम हमें गिवन है ट्वाइस ऑफ रो सी यू। ठीक है, और डी एल्यूमिनियम हमें कितना गिवन है, 1/3 डी ऑफ सी यू, अपॉन में क्या है, रो सी यू है एंड डेंसिटी ऑफ सी यू है, तो रो सी यू से रो सी यू कैंसिल आउट हो जाएगा, डी सी यू से डी सी यू कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा हमारा 2, और ये अपॉन में 3, तो हमारा 2/3 बचेगा। ठीक है, हमारा क्या बचेगा 2/3। ठीक है, तो हमारा रेशो क्या आएगा 2/3, 2:3 हमारा रेशो आ जाएगा।
क्लियर? सो थर्ड ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। क्लियर? थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। Question 26 is a conducting ring R is placed on the axis of a bar magnet M. The plane of R is perpendicular to this axis. M can move along this axis then. ठीक है, सो हमें चेकआउट करना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, इसमें हमें एक बार मैग्नेट दी हुई है, इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हमने ये जो रिंग आर है इस बार मैग्नेट के सामने हमने रिंग आर को रखा है। ठीक है, अ कंडक्टिंग रिंग आर इज प्लेस्ड ऑन द एक्सिस ऑफ बार मैग्नेट, जो बार मैग्नेट की एक्सिस है उस पर रिंग प्लेस की गई है। ठीक है, अब हम जब इसको m को मूव करवाएंगे इस एक्सिस के अलोंग, जब हम m को इधर मूव करवाएंगे तो m के इधर मूव करने से क्या होगा, इसके रिंग के थ्रू पास होने वाला फ्लक्स चेंज होगा। ठीक है, जैसे जैसे हम इसको पास लाते जाएंगे तो फ्लक्स, इसके थ्रू पास होने वाला फ्लक्स इंक्रीज होता जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ इज इंक्रीज फ्लक्स को, इस इंक्रीज फ्लक्स को अपोज करने के लिए इंड्यूस करंट क्या करेगा, इस इंक्रीजिंग फ्लक्स को अपोज करेगा। इंड्यूस करंट, ठीक है, इंड्यूस करंट विल अपोज द चेंज इन फ्लक्स। ठीक है, ये इंड्यूस करंट क्या करेगा, इस फ्लक्स में चेंज को अपोज करेगा। ठीक है, तो जब हम इस बार मैग्नेट को इधर मूव करवाएंगे तो इस रिंग की पोलैरिटी ऐसी हो जाएगी, ये क्या करेगी, मैग्नेट को, जो इसकी तरफ मैग्नेट अप्रोच कर रही है उसको क्या करेगी, ये रिपेल करेगी। ठीक है, जब जैसे जैसे हम इस मैग्नेट को इसकी तरफ मूव करवाएंगे तो इस रिंग की पोलैरिटी ऐसी हो जाएगी कि ये जो इसकी तरफ जो मैग्नेट अप्रोच हो रही है, ये बार मैग्नेट, इसको क्या करेगी, ये रिपेल करेगी। ठीक है, सो वी कैन से m विल रिपेल r व्हेन इट इज मूविंग टुवर्ड्स r। सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। मीन्स इसमें इतना हमें समझना है कि जब हम बार मैग्नेट को इधर मूव करवाएंगे तो मूव करवाने से रिंग के थ्रू पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। तो इस मैग्नेटिक फ्लक्स को, इस अपोज को इंड्यूस करंट क्या करेगा, इस मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करेगा। इंड्यूस करंट क्या करेगा, इस मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करने की कोशिश करेगा। इंड्यूस करंट विल अपोज द चेंज इन फ्लक्स। ठीक है, तो जैसे हम इसको पास लाते जाएंगे तो इसकी टेंडेंसी ऐसी हो जाएगी, इसकी पोलैरिटी ऐसी हो जाएगी कि ये इसकी तरफ अप्रोच करने वाली मैग्नेट को रिपेल करेगी। सो वी कैन से m विल रिपेल r व्हेन इट इज मूविंग टुवर्ड्स r। सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। क्लियर? Now moving to the next question. Three cylindrical wires of same material are connected to a battery if the ratio of length of wire is 1:2:3 and ratio of their area of cross section 2:4:1, then the ratio of power consumed by them in series combination and in parallel combination is respectively। ठीक है, हमें लेंथ ऑफ वायर का रेशियो दिया हुआ है 1:2:3, ये किसका रेशियो है, लेंथ का रेशियो है, और दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का L3 का रेशियो है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का रेशियो कितना है, 2:4:1। ठीक है, हमें पावर कंज्यूम्ड का रेशियो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो R इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, रो L अपॉन A होता है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि पावर का रेशियो क्या होगा। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में और पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारा क्या होता है, करंट सेम रहता है, थ्रू ईच वायर करंट सेम रहता है, करंट क्या रहता है, सेम रहता है। तो इसके लिए हम पावर का फॉर्मूला कौन सा यूज कर सकते हैं, I²R। ठीक है, तो करंट तो हमारा सभी में सेम रहेगा, तो अगर हम P1 P2 P3 कैलकुलेट करें, P1 P2 P3 कैलकुलेट करें तो रो सभी में आएगा, रो। ठीक है, रो तो सभी में आएगा हमारा। अगर L अपॉन A की बात करें तो L का रेशियो क्या दिया, 1/2 है इसमें।
ठीक है। L1/A1 निकालेंगे तो 1/2 हो जाएगा। ऐसे ही L2/A2 निकालेंगे तो 2/4 हो जाएगा। ऐसे ही L3/A3 निकालेंगे। हम बेसिकली ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं रेजिस्टेंस निकालने के लिए, क्योंकि हमारा आई तो सभी में सेम है। ठीक है, आई स्क्वायर तो हमारा सभी में सेम है, तो आई स्क्वायर तो हमारा वैसे ही कैंसिल आउट हो जाना है। आई स्क्वायर तो सेम है तो इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा ज़्यादा, क्योंकि ये हमारा ईच वायर सेम रहता है तो इसका कोई इफेक्ट नहीं आना है, तो वो तो वैसे भी कैंसिल आउट हो जाना है हमारा। ठीक है, वो इसका रेशो 2/4 हो जाएगा, इधर 3/1 हो जाएगा। ठीक है, आई स्क्वायर से आई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर रो से रो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/2, 2/4, 3/1। ठीक है, इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये 1/2 होगा, तो 1/2, 1/2, 3:1। ठीक है, तो इधर मल्टीप्लाई होगा 1:1:1:6 हो जाएगा। ठीक है, तो सीरीज में हमारा रेशियो क्या आएगा पावर कंज्यूम्ड का, 1:1:6। ठीक है, ऐसे ही अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में फाइंड आउट करें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम फाइंड आउट करेंगे। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या रहता है, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारा क्या होता है, हमारा V सेम रहता है। ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला हम कौन सा यूज़ कर सकते हैं, V²/R। तो V हमारा सेम रहता है तो V का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो हम P1, P2, P3 का रेशियो निकालेंगे तो V² तीनों में आएगा तो वो कट जाएगा। अच्छा, R क्या है हमारा डिनोमिनेटर में, तो A/L लिखना पड़ेगा हमें, क्योंकि R की वैल्यू हम पुट करेंगे इस तरीके से ρL/A, तो 1/ρA/L हो जाएगा। ठीक है, तो 1/ρ सभी में आएगा, 1/ρ इधर भी आएगा, A/L ले लेंगे इधर, A/L क्या होगा 2/1, इधर 4/2, इधर 1/3। ठीक है, 1/ρ से 1/ρ कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये 4 कैंसिल आउट होगा, 2:2 1/3। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, हमारा क्या है 2:2 1/3, इसको हम सॉल्व करेंगे 6:1। तो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या रेशियो आएगा 6:1। सीरीज में हमारा ये आया, ये हमारा पैरेलल में आया। ठीक है, तो हम चेक कर सकते हैं, सीरीज में हमारा 1:1:6। ठीक है, 1:1:6, लेकिन पैरेलल में 6:6:6, तो ये हमारा रॉन्ग होगा, 1:1:6 और हमारा पैरेलल में 6:6:1। सो 2 ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। क्लियर, तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 28 is a curtain hanging in a moving airplane hits the face of the passenger sitting behind it. At this particular time the aeroplane is। ठीक है, तो हमें चेक करना है एक्सीलरेटिंग फॉरवर्ड होगा एरोप्लेन या एक्सीलरेटिंग बैकवर्ड होगा, मूविंग फॉरवर्ड विथ यूनिफॉर्म स्पीड होगा, या बीइंग ब्रेक्ड अपॉन होगा। ठीक है, तो हमें पता है कि जब पहले एयरप्लेन मूव कर रहा था तो उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, उसने कर्टेन ने क्या किया, पैसेंजर के फेस को हिट किया। इसका मतलब जो एयरप्लेन है, ये बेसिकली हमारा ये किस वजह से हो रहा है, इनर्शिया की वजह से हो रहा है, क्योंकि पहले एयरप्लेन जिस स्पीड से, जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा था, पहले एयरप्लेन जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा था, कर्टेन भी उसी वेलोसिटी से मूव कर रहा था। लेकिन जैसे ही एरोप्लेन ने अपनी वेलोसिटी को चेंज किया, अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज किया, सो इंक्रीज करने से क्या हुआ, तो जो अंदर कर्टेन था वो तो उसी वेलोसिटी से मूव करना चाहेगा, तो एरोप्लेन की वेलोसिटी चेंज होने से वो थोड़ा बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। सो बेसिकली हमारा ये इनर्शिया की वजह से होता है, यानी कि ये एरोप्लेन की वेलोसिटी को चेंज करने की वजह से हुआ। सो हम कह सकते हैं एरोप्लेन की वेलोसिटी अगर चेंज हुई, यानी कि उसने अपने मोशन को क्या किया है, एक्सेलरेटिंग किया है, यानी कि वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है। सो वी कैन से फर्स्ट ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर, एक्सेलरेटिंग फॉरवर्ड। यानी कि हम कह सकते हैं कि एरोप्लेन जो होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा होगा, इसी वजह से जो अंदर कर्टेन था वो अपनी इनिशियल जो एरोप्लेन की वेलोसिटी थी वो उसी वेलोसिटी से चलना चाहेगा, इसलिए वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा और पैसेंजर के फेस को हिट करेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो एरोप्लेन है हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा होगा। ठीक है, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
29 द मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू द मैग्नेट शोन बिलो इज। ठीक है, हमें पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। हमें ये एक बार मैग्नेट दी हुई है, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन दी हुई है। ठीक है, इसमें हमें पता है कि बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे जाती है, इस तरीके से कुछ जाती हैं। ठीक है, इनकी डायरेक्शन कैसी होती है? सो वी कैन से पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड आउट करना है। पी पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसी जा रही है। ठीक है, सो वी कैन से ये किसके पैरेलल है, नॉर्थ साउथ के पैरेलल है, नॉर्थ टू साउथ पैरेलल है। सो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, पैरेलल टू नॉर्थ साउथ, पैरेलल टू नॉर्थ साउथ पोल। ठीक है, नॉर्थ साउथ पोल के पैरेलल डायरेक्शन आ रही है पी पर, इसलिए वी कैन से हम कह सकते हैं थर्ड ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ठीक है, a bullet of mass m by 5 moving horizontally with velocity v collides against a pendulum bob of mass m and gets embedded in it. The maximum height reached by the pendulum bullet system is। ठीक है, सो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है एक बुलेट है। ठीक है, इसका मास कितना गिवन है हमें, m by 5, ये पेंडुलम की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, तो बुलेट का मास ऑफ बुलेट हमें कितना गिवन है, m by 5। ठीक है, तो ये क्या कर रही है, कोलाइड कर रही है पेंडुलम बॉब के साथ। ठीक है, और उसमें एम्बेड हो जाती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ला सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो बुलेट की वेलोसिटी हमें कितनी दी हुई है, अ बुलेट ऑफ मास m by 5 मूविंग हॉरिजॉन्टली विद वेलोसिटी v। बुलेट की वेलोसिटी हमें v दी हुई है, उसका मास कितना गिवन है, m by 5। ठीक है, जब वो इससे कोलाइड करेगी तो इसके साथ एम्बेड हो जाएगी, यानी कि दोनों का मास हम प्लस कर देंगे, बुलेट का प्लस बॉब का। बॉब का मास कितना गिवन है हमें, स्मॉल m, तो m by 5 प्लस स्मॉल m हो जाएगा। अच्छा, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इनकी, ये एक सिस्टम बन जाएगा पेंडुलम बुलेट सिस्टम, तो इसको हम सिस्टम लिख देते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं, m by 5 v, ये हमारा स्मॉल v है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, 6m by 5 v सिस्टम, m by 5 से m by 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, v सिस्टम हमारा क्या आएगा, v by 6। तो ये हमारी किसकी वेलोसिटी, सिस्टम की वेलोसिटी आई। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जब बुलेट बॉब के साथ टकराएगी, जब बुलेट बॉब के साथ टकराएगी तो क्या होगा, वो बुलेट थोड़ा सा किसी हाइट तक जाएगा, यानी कि जो इसकी काइनेटिक एनर्जी वो किस में चेंज हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगी। तो सपोज उसके पास काइनेटिक एनर्जी पहले थी, काइनेटिक एनर्जी उसके पास कितनी थी पहले, हाफ mv², हाफ मास कितना हो जाएगा, दोनों का मास, क्योंकि दोनों एम्बेड हो चुके हैं, दोनों एम्बेडेड हो चुके हैं, यानी कि दोनों का मास प्लस हो जाएगा, m by 5 प्लस m। ठीक है, हाफ m, अच्छा इसकी सिस्टम की जो वेलोसिटी होगी उसका स्क्वायर। ठीक है, हाफ mv²। अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि वो किसी हाइट तक जाएंगे। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा ये m। अच्छा, मास तो हमारा वही हो जाएगा क्योंकि दोनों का सिस्टम है, g h। ठीक है, हमें वही हाइट फाइंड आउट करनी है, यानी कि हमें ये h ही फाइंड आउट करना है। ठीक है, m by 5 प्लस m से m by 5 प्लस m कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, 1/2 vs² इज इक्वल टू जी एच। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है h की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो 1/2 vs² अपॉन जी आएगा। ठीक है, ना अब हम देख सकते हैं मैक्सिमम हाइट की वैल्यू कितनी आई है हमारी, 1/2 vs² g। अच्छा, vs² की वैल्यू हमने कितनी फाइंड आउट की है, vs की वैल्यू हमने v by 6 फाइंड आउट की है, तो vs की वैल्यू यानी कि v सिस्टम की वैल्यू हमारी कितनी आई, v by 6, बुलेट की वेलोसिटी अपॉन 6। तो सो इसको पुट करते हैं इधर, v अपॉन 6 का स्क्वायर अब 1 अपॉन g। ठीक है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 v², 6 जा 36, 1 अपॉन g, यानी कि v² अपॉन 72 g। सो मैक्सिमम हाइट हमारी क्या होगी, v² अपॉन 72 g। सो वी कैन से फोर्थ ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। क्लियर, नाउ देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें,
द डायग्राम बिलो शोज अ पर्सन होल्डिंग अ बॉल स्टैंडिंग इन at 3 different places on earth. If the person drops the ball, gravity will make it fall. Which of the following diagram base shows the direction the dropped ball will fall at the 3 different position? ठीक है, ये पर्सन है, इसके हाथ में एक बॉल है, ठीक है, ये अर्थ के डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे खड़ा हुआ है और बॉल को थ्रो कर रहा है। तो हमें चेक करना है इन चारों ऑप्शन में से किस में बॉल की डायरेक्शन करेक्ट दी हुई है। सो हमें पता है कि जब भी कोई भी चीज़ हम फॉल करते हैं अर्थ पर, तो अर्थ क्या करती है, उसको अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। तो जहाँ भी हमारे बॉल की डायरेक्शन अर्थ के सेंटर की तरफ होगी वो ही हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, सो जब पर्सन यहाँ पर है तो उसकी बॉल की डायरेक्शन इधर शो की हुई है, सो ये हमारे सेंटर की तरफ है, ये करेक्ट है। अच्छा, इधर हम चेक करें तो बॉल ये रही, तो सेंटर की तरफ तो डायरेक्शन इधर होनी चाहिए, लेकिन इसमें डायरेक्शन इधर मेंशन है, लेकिन बॉल तो हमारी इधर जानी चाहिए, सो ये हमारा ऑप्शन रॉन्ग होगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन की बात करें तो इसमें बॉल की डायरेक्शन इधर मेंशन की हुई है, हाँ हमारी बॉल इधर सेंटर की तरफ ही जाएगी। इसमें हमारी इधर मेंशन की हुई है, हाँ हमारी बॉल इधर ही जाएगी, करेक्ट। ठीक है, इसमें इधर मेंशन की हुई है जो कि हमारा गलत है, लेकिन बॉल की डायरेक्शन तो इधर होनी चाहिए, इस तरफ अगर होती तो सही होता, लेकिन हमें ये वाली गिवन है, सो दैट विल बी रॉन्ग। अगर थर्ड ऑप्शन की बात करें, थर्ड ऑप्शन में हमारे बॉल फर्स्ट वाले में इधर डायरेक्शन दी हुई है, ये हमारी करेक्ट है, सेकंड में हमारी इधर दी हुई है, तो ये हमारी रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि बॉल की डायरेक्शन तो सेंटर की तरफ होनी चाहिए, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन की अगर हम बात करें, फोर्थ ऑप्शन में अगर हम देखें तो फोर्थ ऑप्शन में ये जो बॉल है इसकी डायरेक्शन इधर दी हुई है, ये हमारा करेक्ट है। ये जो बॉल की डायरेक्शन है इसमें इधर दी हुई है, ये भी हमारा करेक्ट है, और इधर जो बॉल है उसकी डायरेक्शन इधर दी हुई है, तो ये भी हमारा करेक्ट है। सो वी कैन से फोर्थ ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर। नाउ मूविंग टू दी इजी, हमारा ये क्वेश्चन था, इसमें सिर्फ हमें एक कॉन्सेप्ट अप्लाई करना था कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको अर्थ हमेशा अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, तो जिसमें भी बॉल की डायरेक्शन सेंटर की तरफ होगी वो ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। ठीक है, क्वेश्चन 32 इज द फोर्स नेसेसरी टू स्टॉप अ हैमर हैविंग अ मोमेंटम ऑफ 25 न्यूटन सेकेंड इन 0.05 सेकेंड्स इज। ठीक है, हमें मोमेंटम गिवन है, मोमेंटम कितना गिवन है हमें, 25 न्यूटन सेकेंड। ठीक है, टाइम गिवन है हमें 0.05 सेकेंड। ठीक है, सो हमें फोर्स फाइंड आउट करना है। वी नो दैट इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या कहती है, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम कहती है चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। ठीक है, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम हमारी होती है डेल्टा पी इज इक्वल टू एफ इंटू टी। ठीक है, तो डेल्टा पी पहले तो क्या था, उसका मोमेंटम 25 न्यूटन सेकेंड था, जो हैमर है उसका मोमेंटम कितना था, 25 न्यूटन सेकेंड। अच्छा, इसको अब हम स्टॉप कर रहे हैं, इस हैमर को हम फोर्स, उसका जो मतलब हैमर क्या कंटिन्यूस फोर्स अप्लाई कर रहा है, इसके फोर्स को हम स्टॉप कर रहे हैं, द नेसेसरी फोर्स टू स्टॉप, मतलब हैमर को स्टॉप करने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इनिशियल मोमेंटम उसका 25 न्यूटन सेकेंड है, अब हम हैमर को स्टॉप कर रहे हैं। हैमर को अगर हम स्टॉप कर रहे हैं यानी कि उसकी वेलोसिटी जीरो कर रहे हैं, यानी कि उसका मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम उसका क्या होगा, जीरो होगा। तो इनिशियल मोमेंटम तो क्या है हैमर का, 25 न्यूटन सेकेंड है, और फाइनल की अगर बात कर रहे हैं हम हैमर को हम क्या कर रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं, फाइनल मोमेंटम जीरो हो जाएगा क्योंकि उसकी वेलोसिटी जीरो है। ठीक है, एम वी होता है मोमेंटम, हमारा वेलोसिटी जीरो है तो फाइनल मोमेंटम जीरो हो जाएगा। तो चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू एफ इंटू टी। फोर्स हमें फाइंड आउट करना है, टाइम हमें गिवन है 0.05, फोर्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है -25 अपॉन 0.05। ठीक है, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 5 5 जो 25 माइनस 500 न्यूटन। तो फोर्स हमारा कितना आया, -500 न्यूटन। तो ये माइनस क्या शो कर रहा है, माइनस तो डायरेक्शन को शो कर रहा है, फोर्स की डायरेक्शन में अप्लाई होगा। ठीक है, सो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या है, 500 न्यूटन है। सो वी कैन से फोर्थ ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर। Now moving to the next question. Question 33 is following figures show 4 situations in which positive and negative charges move horizontally through a region and give the rate at which each charge moves. Rank the situations according to the effective current through the region greatest first. ठीक है, हमें इसमें 4 फिगर्स दी हुई है। ठीक है, 4 फिगर्स दी हुई है हमें, इसमें जो फर्स्ट वाला चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब हमें पता है जो करंट होता है, करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होता है, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में, करंट विल फ्लो इन दी पॉजिटिव चार्ज डायरेक्शन।
ठीक है। और नेगेटिव चार्ज की अगर बात करें, अगर हम, करंट विल ऑलवेज फ्लो in the direction of positive charge, in the direction of positive charge, ठीक है। current will always flow in the direction of positive charge, current will always flow in the opposite direction of positive charge, ठीक है। करंट कहाँ फ्लो होता है? अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। सो इसमें अगर हम फर्स्ट वाला ऑप्शन चेक करें, फर्स्ट वाले ऑप्शन में क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है। कितनी गिवन है? 7 कूलाम पर सेकेंड, यानी कि 7 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में। सेकंड वाले केस की अगर हम बात करें, सेकंड वाले केस में क्या है हमारा? 4 कूलाम पर सेकेंड पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन है, तो 4 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। करंट का फ्लो होता है पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में, तो यहाँ पे हमारा करंट कितना है? 4 एम्पियर, ठीक है। और इधर कितना है? 3 कूलाम पर सेकेंड। अच्छा, कि नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन है, तो हमें पता है कि जो करंट है वो नेगेटिव चार्ज की अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा, यानी कि करंट इस साइड फ्लो होगा 3 एम्पियर का। सो ओवरऑल इधर 4 एम्पियर का, इधर 3 एम्पियर का, तो ओवरऑल 7 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन को अगर हम चेक करें, तो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन ये गिवन है हमें, तो 5 एम्पियर, 5 कूलाम पर सेकंड गिवन है, यानी कि 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। ऐसे ही अगर नेगेटिव चार्ज का अगर हम देखें, तो नेगेटिव चार्ज की अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। सो इसमें नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन ये है, तो करंट कहाँ होगा? इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। सो 2 कूलाम पर सेकंड दिया हुआ, यानी कि 2 एम्पियर का हमारा इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो 5 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर, तो 7 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है इधर भी। अच्छा, फोर्थ ऑप्शन की अगर हम बात करें, फोर्थ ऑप्शन में क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है, ठीक है, और नेगेटिव इधर जा रहा है, नेगेटिव भी इधर जा रहा है, 6 कूलाम पर सेकंड, यानी कि 6 एम्पियर। तो करंट हमेशा नेगेटिव की अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है, यानी कि करंट की डायरेक्शन 6 एम्पियर इधर होगी। अच्छा, इधर पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में जा रहा है, सो करंट हमेशा पॉजिटिव की डायरेक्शन में ही फ्लो होता है। सो 1 एम्पियर इधर जा रहा है, यानी कि ओवरऑल हमारा 5 एम्पियर इधर जाएगा करंट। तो फर्स्ट वाले केस में हमारा 7 एम्पियर आया, सेकंड वाले केस में भी हमारा 7 एम्पियर आया, थर्ड वाले केस में भी 7 एम्पियर आया, फोर्थ वाले केस में हमारा क्या है? 5 एम्पियर आया, ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट वाला केस है, I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3 होगा हमारा। लेकिन अगर I4 की बात करें, जो फोर्थ ऑप्शन में हमारा आया है, वो हमारा क्या है? इन सबके कंपैरिजन में लेस है, यानी कि I3, I1, I2, I3 I4 से बड़े हैं, ठीक है। सो हम कह सकते हैं जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है, सेकंड वाला ऑप्शन, थर्ड वाला ऑप्शन, इन तीनों में करंट हमारा सेम रहेगा, लेकिन फोर्थ वाले ऑप्शन में हमारा इन तीनों के कंपैरिजन में करंट लेस होगा। इसमें हमने एक ही कॉन्सेप्ट को यूज़ किया कि करंट हमेशा पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में फ्लो होता है और नेगेटिव चार्ज की अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है, ठीक है। जहाँ भी पॉजिटिव पॉजिटिव है उसको हमने करंट की डायरेक्शन मान लिया, और जहाँ नेगेटिव है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में हमने करंट ले लिया। इस तरीके से हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन चेक करते हैं इसके अकॉर्डिंग कौन सा होगा, ठीक है। I1, I2, I3 इक्वल है, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन का करंट हमारा इक्वल है, और फोर्थ ऑप्शन का इन तीनों से लेस है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन का फर्स्ट सेकंड थर्ड के कंपैरिजन में लेस है, सो वी कैन से थर्ड ऑप्शन विल बी आवर करेक्ट आंसर। क्लियर? ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now moving to the next question. In the first circuit shown below, if the electric energy consumed in a given time is x units, then the electric energy consumed in second circuit in the same time is, ठीक है। हमें दो सर्किट गिवन है, ठीक है। इसमें हमें फाइंड आउट करना है कि एनर्जी कंज्यूम्ड, फर्स्ट वाले पे हमें एनर्जी कंज्यूम्ड गिवन है कितनी है? x से। सेकंड वाले सर्किट में सेम टाइम में कितनी एनर्जी कंज्यूम्ड होगी, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट सर्किट की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है? पावर कंज्यूम्ड इनटू टाइम टेकन। सो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है? पावर कंज्यूम्ड इनटू टाइम टेकन, ठीक है। इन दी फर्स्ट सर्किट शोन बिलो, इफ द इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन अ गिवन टाइम इज x। फर्स्ट वाले सर्किट के लिए हमारी एनर्जी कितनी गिवन है? x, ठीक है। सो वी नो दैट P इज इक्वल टू हमारा क्या होता है? V स्क्वायर अपॉन R होता है। तो एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी?
E इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर टी। ठीक है, फर्स्ट वाले की हमारी फर्स्ट सेकंड में एनर्जी एक्स गिवन है, तो वी एक्स इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर टी हो जाएगा। ठीक है, अगर हम सेकंड सर्किट की बात करें, सेकंड सर्किट की एनर्जी क्या हो जाएगी, ये E1 है हमारी, E2 क्या हो जाएगी, वी स्क्वायर अपॉन आर, सेम टाइम हमें सेम लेना है। अच्छा, इसमें सेकंड वाले सर्किट में हमारा रेसिस्टेंस कितना गिवन है, 2R है, तो R की जगह हम 2R पुट कर देंगे। फर्स्ट वाले में तो हमारा रेसिस्टेंस R ही था, इसलिए हमने R लिया। सेकंड वाले सर्किट में हमारा रेसिस्टेंस 2R है, तो 2R लिया हमने। ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो V ही लिया हमने, तो E2 क्या हो जाएगा हमारा, वी स्क्वायर अपॉन 2R। अच्छा, टाइम हमारा सेम ही, इसलिए हमने सेम टाइम लिया। अगर इसको हम आगे कैलकुलेट करें तो क्या होगा, इसको हम 1/2 कॉमन ले सकते हैं, वी स्क्वायर अपॉन आर टी। ठीक है, सो हम पुट कर सकते हैं इसमें वैल्यूज। E2 हमारा क्या हो जाएगा, 1/2, वी स्क्वायर अपॉन आर टी क्या है हमारा, एक्स है। ठीक है, सो E2 की वैल्यू क्या है, 1/2 एक्स। ठीक है, x/2 वैल्यू हम कह सकते हैं E2 की। ठीक है, हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ E1 की वैल्यू पहले फाइंड आउट की, वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। ऐसे ही हमने E2 की वैल्यू फाइंड आउट की, इसमें हमारा रेसिस्टेंस 2R है, इसलिए वी स्क्वायर अपॉन 2RT हो गया। ठीक है, हमें गिवन है E1 की वैल्यू x है, तो x इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर टी हो जाएगा। इधर हमने 1/2 बाहर ले लिया, वी स्क्वायर अपॉन आर टी, तो वी स्क्वायर अपॉन आर टी किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है, तो पुट कर देंगे हम E2 की वैल्यू 1/2 इंटू एक्स आई, यानी कि E2 हमारा क्या आया, x/2। So we can say second option will be our correct answer. Clear? Now moving to the last question. देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अ रोप लेडर विद द लेंथ L carrying a man with the mass M at its end is attached to the basket of a balloon with the mass M. The entire system is in equilibrium with the air. As the man climbs up the ladder into the balloon descends by a height h. Then the potential energy of the man. इसमें हमें गिवन है कि एक रोप है, रोप लेडर है विद द लेंथ L कैरिंग अ मैन। ठीक है, एक लेडर है, वो एक मैन ने कैरी की हुई है। ठीक है, लेडर की लेंथ कितनी है, L है, मैन का मास है M। ठीक है, वो किससे कनेक्टेड है, बास्केट ऑफ बलून, एक बलून है, बलून के साथ एक बास्केट है, बास्केट के साथ ये लेडर कनेक्टेड है। ठीक है, बास्केट का मास हमें विद द मास M टू द बास्केट और बलून विद द मास M, इसका मास हमें कितना गिवन है, M। ठीक है, एज द मैन क्लाइम्स अप द लेडर इनटू द बलून डिसेंड्स बाय हाइट एज। जैसे जैसे मैन क्या करता है, क्लाइंब अप करता है, मैन क्लाइंब अप करता है तो उससे बलून क्या होता है, डिसेंड होता है एट अ हाइट एज। ठीक है, जैसे जैसे ये मैन क्लाइंब अप करना स्टार्ट करेगा तो बलून क्या होगा, नीचे थोड़ा सा नीचे आएगा, एच हाइट तक नीचे आएगा। तो नेट राइज कितना हो जाएगा, जब ये पर्सन ऊपर, ये मैन ऊपर क्लाइंब करना स्टार्ट करेगा तो बलून एच हाइट तक नीचे आएगा। ठीक है, सो हम कह सकते हैं नेट राइज क्या होगा, नेट राइज कितना ऊपर गया पर्सन, L माइनस एच। ठीक है, ठीक है, तो जब वो किसी हाइट पर जाएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh लेते हैं हम, mg इंटू हाइट, तो उसका नेट राइज कितना है, L माइनस एच है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी उसकी किसी हाइट पर जाने से, उसकी हाइट पर जाने से पोटेंशियल एनर्जी में कितना इंक्रीज होगा, mg/L माइनस एच। सो वी कैन से उसकी कितनी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, उसकी एनर्जी कितनी इंक्रीज होगी, mg/L माइनस एच। सो वी कैन से then the potential energy of the man increases by mg/L minus h. So we can say first option will be our correct answer. So that's all about our PYQ. ठीक है, that's all about our पेपर कोड E. ठीक है, इसी के साथ हमारा पेपर कोड E का डिस्कशन खत्म होता है। सो थैंक यू वेरी मच, कीप प्रैक्टिसिंग। ठीक है, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।